आप सभी प्रतियोगियों का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। हम लोग वर्ष 2004 की जो परीक्षा निरस्त हुई थी उस पर 2 क्लास कर लिए हैं। आज उसी प्रश्न पत्र पर तीसरी और अंतिम क्लास है, जिसमें हम लोग जो है वर्ष 2004 के वह उन सभी प्रश्नों की एथेंटिक उत्तर की तलाश करेंगे। साथ में उस प्रश्न के उत्तर की परिचर्चा के दौरान जो नए नए प्रश्न बनेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए, उन पर भी बात करेंगे। आइए हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 41। क्योंकि हम लोगों ने 2 क्लासों में 1 से लेकर 20, 21 से लेकर 40 तक प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं, तो पहला प्रश्न है आज का, गांधी जी के राष्ट्रवाद। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ दिया था? नंबर 1 कामगारों, नंबर 2 किसानों, नंबर 3 आम जनता, नंबर 4 जनजाति लोगों। ये प्रश्न मूलतः है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस रूप में परिवर्तित किया। तो हम सबको भली भांति विदित है कि गांधी जी ने आंदोलन को जनता के स्तर पर ले जाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत का भ्रमण किया और लोगों से कनेक्टिविटी बनाना प्रारंभ किया। 1917 में चंपारण के दौरान बिहार में उन्होंने किसानों के बीच कार्य किया। 1919 से रोलट एक्ट जब आया, उसके बाद उन्होंने 3 बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में जनता को उस स्तर तक तैयार कर लिया कि जनता यह बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वह आंदोलन को जनता के बीच ले गए और जनता को आंदोलन में प्रशिक्षित किया। और जब उन्होंने देखा कि कहीं पर जनता अभी पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं हो पाई, वहीं पर आंदोलन को रोक लिया, चाहे उनकी जितनी भी आलोचना हुई हो। और जनता से कनेक्टिविटी बनाने के लिए गांधी जी ने जनता की तरह कपड़े पहनना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने सूट और कोट को निकाल कर रख दिया। एक धोती से पूरे बदन को ढकने की कोशिश की। उनकी वह कोशिश रंग लाई और जनता जुड़ी और भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प 3 आम जनता होगा। यही सही उत्तर है। आगे आइए। प्रश्न है 42, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 आचार्य नरेंद्र देव, विकल्प नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, विकल्प नंबर 3 चित्तरंजन दास, विकल्प नंबर 4 जीएस खापोर्डे। देश बंधु माने देश का मित्र, ये किसकी उपाधि है? यह उपाधि है चित्तरंजन दास, सीआर दास का नाम हम लोगों ने सुना होगा। यह विकल्प 3 इसमें सही है। हम लोग जब पढ़ते हैं 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज दल का गठन किया था। उसी संदर्भ में हम लोगों ने चित्तरंजन दास के बारे में पढ़ा है। चित्तरंजन दास ने अपना पूरा जीवन, अपना घर, सर्वस्व भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। इसलिए इन्हें जनता ने देशबंधु कहा। आइए देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके त्याग और देशभक्ति के कारण इन्हें जनता द्वारा देशबंधु, देश का मित्र कहा गया। इनके बारे में कुछ और बातें, एक तो स्वराज दल का गठन और विधान परिषदों में प्रवेश, वहां प्रवेश करके सरकार की पोल खोलना एक बात,
अन्य कई चीजें हैं। एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं। अरविंद घोष की तरफ से अलीपुर षड्यंत्र केस 1918 मणिकतल्ला में बम फैक्ट्री में जो कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष अभियुक्त थे, तो उनकी ओर से उन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। ढाका षड्यंत्र केस, ढाका अनुशीलन समिति थी, उसमें जो केस बना था, इन दोनों केसों में प्रतिवादी के रूप में तर्कपूर्ण बचाव किया था किसने? सीआर दास ने। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष सीआर दास को चुना गया। सीआर दास लेकिन उस समय कहां थे? जेल में थे। अतः उनके स्थान पर अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने। लेकिन इनका अध्यक्षीय भाषण किनका? सीआर दास का सरोजनी नायडू ने पढ़ा। परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में सीआर दास का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू ने। 1906 में प्रकाशित वंदे मातरम पत्र के संपादक थे सीआर दास जी। बंगाल स्वराज दल का मुखपत्र फॉरवर्ड इन्हीं की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ। इस तरह से सीआर दास के बारे में जो देशबंधु थे, मुख्य मुख्य बातें समझ ली हैं। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 43, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? विकल्प 1 है अप्रैल 1929 में, 2 है विकल्प अप्रैल 1930 में, तीसरा है मार्च 1931 में, चौथा है फरवरी 1933 में। बताइए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आप लोग ही बताएं फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। लेकिन अब फांसी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को समझ लिया जाए। हुआ क्या है कि 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी और उसके बाद काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां ठप सी हो गई। तब उसके बाद 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में फिर से क्रांतिकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। उसी एसोसिएशन SHRA के अंतर्गत 3 घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझ लिया जाए ताकि परीक्षा में वहां से अगर क्वेश्चन आए हम तुरंत सही कर लें। चलिए, एक 1928 में गठित हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। इससे संबंधित 3 घटनाएं। एक, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या, ये मामला कहां से जुड़ा है? हुआ क्या कि भारत के भविष्य पर निर्णय करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया, लेकिन साइमन कमीशन में किसी भारतीय को नहीं रखा गया। ये अजीब बात है कि नहीं? जिनके भविष्य का निर्धारण करना है उनको उस कमेटी में रखा ही नहीं गया है। तो साइमन का पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और उस विरोध का नेतृत्व लाहौर में, कहां पर? लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया। उस विरोध के दौरान लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 17 नवंबर 1928 को। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसका बदला स्कॉट की हत्या करके लेने का निश्चय किया कि लाला जी की हत्या किए हैं तो हम लोग स्कॉट की हत्या करेंगे, ऐसा इन क्रांतिकारियों ने सोचा। और किंतु स्कॉट की जगह पर धोखे से 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक SP थे, उनके जगह पर उनके सहायक
सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन्होंने गोली मारा था स्कॉट के लिए, लेकिन वो मरा कौन? सैंडर्स मरा। इस वारदात में कौन कौन सम्मिलित थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल शामिल थे। नाम समझ लीजिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। अब अगली घटना समझते हैं। असेंबली बम कांड 1929, डेट भी पता रहे आपको। 8 अप्रैल 1929 को हुआ क्या था? असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के लिए रखा गया था और जनता भारत की विरोध कर रही थी और सरकार उसको सुन नहीं रही थी। तब इन लोगों ने उनको सुनाने के लिए कि हम इसके विरोध में हैं, असेंबली पर बम फेंका। किसने? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को मारना या हानि पहुंचाना नहीं था, अपितु तो बहरे कान जो सुन नहीं रहे थे विरोध की आवाज को वहां तक पहुंचाना था, अपितु बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद। बम फेंका और बोला इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया, लेकिन ये नारा दिया किसने है? इसका सृजन किसने किया है? क्रिएशन किसका है? मौलाना हसरत मोहानी। इस नारे को बनाया है मौलाना हसरत मोहानी ने। और जब असेंबली पर बम फेंका था तब ये नारा लगाया था भगत सिंह ने। क्लियर रखिएगा इसको। आगे चले। उक्त दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चलाया गया। दोनों को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दे दी। विधानसभा में बम फेंकने के लिए मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता था, आजीवन कारावास दिया जा सकता था, फलतः उनको दिया गया। लेकिन सरकार तो भगत सिंह से पीछे छुड़ाना चाहती थी। वह चाहती थी किसी तरह से इनको खत्म किया जाए, इसलिए उसने लाहौर षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी में सैंडर्स हत्याकांड और विधानसभा बम कांड में शामिल अभियुक्तों और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों सहित 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का मुकदमा चलाया गया। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर में लाजपत को लाठियों से पीटा गया था, उसके विरोध में लाहौर में सैंडर्स को गोली मारी गई थी, इसलिए इसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, या इसी को भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किए जाने के कारण नौजवानों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। जेल में इनको बदबूदार गंदे स्थानों पर रखा गया, खाने की चीजें बहुत निम्न स्तर की दी गई, पढ़ने के लिए अखबार नहीं दिया गया, इनके साथ भेदभाव किया गया, राजनीतिक कैदियों की तरह व्यवहार नहीं किया गया। तो इन लोगों ने क्या किया? भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल में 24 वर्षीय थे जतिन दास भी थे, जो 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है कि 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद कौन शहीद हुआ था? क्या नाम था? जतिन दास। फिर 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई और इस सजा को 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पर लटका दिया गया और तीनों शहीद हो गए। इसलिए इस परीक्षा में जो सही तिथि है वह है 23 मार्च 1931। आगे चलें। प्रश्न संख्या 44, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? विकल्प 1 फ्रांस, विकल्प 2 हॉलैंड, विकल्प 3 पुर्तगाल, विकल्प 4 इंग्लैंड। बताइए सबसे पहले किस विदेशी व्यापारियों ने
किन यूरोपीय देशों ने भारत साथ व्यापार किया था? हम लोगों ने ये पढ़ा था 1497 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक था कैप्टन वास्को डिगामा, पुर्तगाल से दक्षिण अफ्रीका के किनारे किनारे केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत की ओर बढ़ा और वह 20 मई 1498 ईस्वी को कहां पहुंचा? कालीकट के कप कडाबू बंदरगाह पर पहुंचा। उसको मार्गदर्शन दिया एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, अब्दुल मजीद ने दिया। वह जो है पुर्तगाल से चला और भारत पहुंचा तो उसको कुल 9 महीने लगे और वह भारत में 3 महीना रहा। कालीकट के शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया क्योंकि उन्हें पुर्तगाली व्यापार से लाभ की संभावना नजर आ रही थी। अरब व्यापारी मनमाना व्यापार कर रहे थे, फलतः उन्होंने पुर्तगाली व्यापारी नाविक वास्को डिगामा का स्वागत किया। जब 3 महीने बाद वापस गया तो अपने साथ बहुत से सामान और सामग्री ले गया। उन सामग्री को उन्होंने जब यूरोप में बेचा तो यात्रा व्यय को छोड़ने के बाद 60 गुना उसको फायदा हुआ और उसी के बाद से जो है पुर्तगाल और भारत का व्यापार प्रारंभ हो गया। इसलिए भारत से व्यापार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी या यूरोपीय देश पुर्तगाल है। कौन है? पुर्तगाल। इसलिए विकल्प 3 सही है। चले आगे बढ़िए। प्रश्न है 45, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? फर्स्ट पूछ रहा है। नंबर 1 है विकल्प मद्रास, दूसरा है मछलीपत्तनम, तीसरा है सूरत, चौथा है हुगली। तो हम लोग पता है इन लोगों ने 3 जगह पर अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। मद्रास था और क्या था? बंबई, और तीसरा क्या था? कोलकाता ना। अब पूछ रहा पहली कौन सी है, तो पहली मद्रास में है। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से लिया था, इसको हम लोग समझते हैं। विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। और साथ में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि और जो दोनों प्रेसिडेंसियां हैं वो कब स्थापित हुई, कब कंपनी का मुख्यालय बनी। चलिए 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया। यहां पर किलाबंद फैक्ट्री स्थापित की जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। फिर 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। समझ गए? सबसे पहले यही है ना। उसके बाद आइए बंबई में जब बात करेंगे तो वहां चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी और दहेज का मामला आएगा। हुआ क्या था? 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज में बंबई बंदरगाह मिला, जिसे उन्होंने 61 मिला था 68 में 1668 में मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। समझ गए? नॉमिनल किराया था। फिर 1669 से 77 के मध्य कंपनी के गवर्नर थे गैराल्ड ओंगियर, उन्होंने आधुनिक बंबई की नींव डाली। फिर 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। यहां पर देखिए प्रश्नों की भरमार है। एक, कब है इनको दहेज मिला, किस देश की राजकुमारी से मिला, समझ रहे हैं, कब उन्होंने कंपनी को किराए पर दिया, और आधुनिक मुंबई या बंबई का निर्माता कौन है, गैरोल्ड ओंगियर पर प्रश्न आता है, और कब ये मुख्यालय बन गया 1687 पर। अब हम लोग कलकत्ता भी देख लेते हैं लगे हाथ।
1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम शान ने 1200 रुपए के एवज में 3 गांव कालिकाता, सुतुनुती, गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, जिसमें शोभा सिंह पहले वहां के जमींदार थे, बाद में पदच्युत कर दिए थे विद्रोह के कारण। उन्होंने मध्यस्थता की। यहीं पर जाब चारनाक ने कलकत्ता कोलकाता की नींव डाली, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। कालांतर में यहीं फोर्ट विलियम की नींव डाली गई। यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में कि किसने जो है 3 गांव कलकत्ता, सुतुनाती और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दी। यह पूछा गया अजीम शान ने 1698 में उन 3 कौन से गांव थे जिनकी जमींदारी दी। कलकत्ता के जहां पर स्थापना हुई है कोलकाता की, वह 3 गांव कौन से हैं, इस पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और कोलकाता का निर्माता कौन है, जाब चारनाक। और फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन है, चार्ल्स आयर। ये प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न है 46, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहां से प्राप्त किया? नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 बेरार, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 गोतीकोंडा। ये पूछा जा रहा प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था तो किससे प्राप्त किया था? तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा प्राप्त किया था, इसलिए इसमें बीजापुर विकल्प 3 सही है। आइए अल्बुकर्क के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, जरूरी समझ रहे हैं। चलिए, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 तक दूसरे वायसराय गवर्नर के रूप में भारत आया। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न बनेगा, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर लगेगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क सर्वप्रथम इससे पहले भी 1503 ईस्वी में एक छोटे से जहाजी बेड़े के नायक के रूप में भारत आया था। उसी समय उसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री का निर्माण करवाया। प्रश्न बन चुका है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कहां पर थी? कोचीन में। कब स्थापित हुई थी? 1503 में। कोचीन में 1503 में। आगे चलिए, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे चलिए, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश किया। अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित ओरमुज या होरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बारे में और बहुत सी बातें हैं जिसको हम लोग किसी अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मुख्य मुद्दा गोवा से संबंधित था, तो उसका उत्तर बीजापुर के सुल्तान है यूसुफ आदिल शाह। आगे चलते हैं। प्रश्न है 47, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। मतलब सैनिकों को, सिपाहियों को प्रोत्साहित करने में मौलवी और पंडित दोनों का योगदान था। पूछ रहा है, विकल्प 1 है असम, 2 है बिहार, 3 है बंगाल, 4 है राजस्थान। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प 4 राजस्थान। आइए देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद छावनी से, जहां 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक,
सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर असंतोष था। इस असंतोष को बढ़ाया बंगाल और दिल्ली से आए छद्मवेशी साधुओं एवं कुछ फकीरों ने, मतलब पंडितों और मौलवियों ने। इन लोगों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में प्रचार किया। इसके बाद हुआ क्या, ये थी 15वीं बटालियन। फिर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी विद्रोह में शामिल हो गए, समझ गए। उसके बाद विद्रोही वहां पर जला दिए सब कुछ। फिर आगे विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटने के बाद दिल्ली की ओर कूच किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में प्रत्येक विद्रोही, प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंततः वह दिल्ली जाकर के मुगल सम्राट से मिल करके उसे भारत का सम्राट बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा था। एक नेतृत्वकर्ता की तलाश में ये लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो नसीराबाद छावनी के भी सैनिक दिल्ली गए। आगे चलें। प्रश्न है 48 ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? विकल्प 1 है 1798, 2 है 1813 है, 3 है 1833, 4 है 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कह रहा है, मतलब कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, इसके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा ना। मतलब ब्रिटेन की और जनता व्यापार नहीं करेगी, केवल कौन करेगा? कंपनी करेगी। 1813 का चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट में अन्य कई बातों के अलावा यह भी प्रावधान था कि भारत के साथ जो है अब व्यापार कंपनी के अलावा अन्य लोग कर सकते हैं। उसको एकाधिकार को खत्म किया गया, लेकिन अभी भी कंपनी जो है चाय का व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार, चीन के साथ, ये दो व्यापार अभी भी केवल कंपनी ही कर सकती थी। इसलिए विकल्प 2 1813 सही है। बाद में हुआ क्या, 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, उसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार एवं अवसर प्रदान किया गया, समझ गए। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा गया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, कंपनी के चीन के साथ एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। बार बार यहां से प्रश्न बना है, एक तो एकाधिकार का, दूसरा यह पूछता है कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको किस एक्ट के द्वारा, किस सन में समाप्त किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे चलते हैं। प्रश्न है 49, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? विकल्प 1 है मराठा, विकल्प 2 द बॉम्बे क्रॉनिकल, विकल्प 3 है यंग इंडिया, विकल्प 4 है केसरी। देखिए, उन्होंने मुख्य रूप से 2 समाचार पत्र थे, एक था मराठा, दूसरा क्या है केसरी। जो मराठा है ना वो मराठी में नहीं है, ये किसमें है? अंग्रेजी में, ठीक है। और जो केसरी है वो है मराठी में। इसको क्लियर रखिएगा, मराठा से लगेगा वो मराठी में है, लेकिन वो मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है। उल्टा कर लीजिएगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। पूछ रहा अंग्रेजी में किया तो इसमें मराठा है, इसलिए विकल्प 1 सही है। अब इतना हम जान गए, लेकिन और बहुत सी चीजें हैं जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानना हमारे लिए और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उस पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक पूरा जीवन है 1856 से 1920 को। इन्हें भारत का बेताज बादशाह की उपाधि है।
ऐसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ने 1881 में जीजी आगरकर के सहयोग से अंग्रेजी भाषा में मराठा, यही था प्रश्न ना, अंग्रेजी भाषा में कौन सा था। अब देखिए इसमें किसके सहयोग से, जीजी आगरकर और केलकर के सहयोग से मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन आरंभ किया ना। ये हो गया उनके दोनों पत्र, मराठा और केसरी। अगला है जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, देशभक्ति को बढ़ाने के लिए दो उत्सव प्रारंभ किए थे। एक 1893 में गणपत उत्सव, दूसरा 1895 में शिवाजी महोत्सव। किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा, पहले व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा जिनको, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, समझ गए। यह सजा उन्हें पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिखने के कारण दी गई थी। फर्स्ट टाइम पत्रकारिता के लिए जो है जेल गए थे 1882 में तिलक जी। 1896-97 में तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़े। 22 जून 1897 में अपने पत्र केसरी में पूना प्लेग कमेटी के प्रधान थे वॉल्टर चार्ल्स रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयरस्ट की पूना व्यापार मंडल के संस्थापक चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर ने हत्या कर दी। इन दोनों का मानना था कि पूना में जब प्लेग फैला था तो सरकारी सहायता के नाम पर लोगों का शोषण किया अंग्रेजों ने। उससे क्रोधित होकर के चापेकर बंधुओं ने, जो प्लेग कमेटी के प्रधान थे, रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। यह भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी, समझ गए। तिलक ने केसरी के अपने एक लेख में इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की, क्योंकि अफजल खां धोखे से शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन और बड़ा धोखा देकर के शिवाजी ने उसको मार दिया था। इससे तुलना की। इस आधार पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई फिर से। फिर 24 जून 1908 में तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। इन्हें मांडले जेल में रखा गया। यही मांडले प्रवास के दौरान उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो बहुत फेमस है। क्या नाम है? गीता रहस्य। मांडले जेल में रहने के दौरान, प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। गीता रहस्य लिखा था। तिलक की सजा के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की। बाद में ये जो है लंदन गए थे, क्योंकि सिरोल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा था, तो इस बात के लिए उनके खिलाफ जो है मुकदमा लड़ने बाद में लंदन भी गए थे। आगे चलिए, क्वेश्चन है 50। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937, 1942 से 4 विकल्प हैं। 1940 विकल्प 2 सही है। आइए इसको समझते हैं। 23 मार्च 1940 लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा,
वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वह इस निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है 23 मार्च 1940। समझ गए? 23 मार्च 1940 को इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खान ने बनाया। प्रश्न बनेगा पाकिस्तान के प्रस्ताव को प्रारूप किसने तैयार किया? सिकंदर हयात खान ने। अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? फजलुल हक ने। और खजी कुजमा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पारित प्रस्ताव की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 40 में ये मामला आया, 43 में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ये सब प्रश्न है। प्रारूप किसने तैयार किया, प्रस्तुत किसने किया, समर्थन किसने किया, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलिए। मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द समझिए। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1933 में बनाया। ये पूरा शब्द क्वाइन किया इन्होंने। रहमत अली ने अपने पंपलेट नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर में इसको प्रस्तुत किया। पाकिस्तान में सम्मिलित प्रांतों का स्पष्ट किया। पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगानिस्तान, की का मतलब कश्मीर, यस का मतलब सिंध, स्थान का मतलब बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान शब्द बना है 1 2 3 4 5 हैं जो उसमें सम्मिलित होंगे, उसको मिला करके इसको रहमत अली ने प्रस्तुत किया था। कब? 1933 में ही। अब आइए, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति और प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। इस भाषण में इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर बल दिया था। ये 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक, सर्वप्रथम विचार की अभिव्यक्ति कब हुई? वो मोहम्मद इकबाल से आएगा। फिर पाकिस्तान की मांग किसने की? वो मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ेगा। फिर पाकिस्तान जो शब्द बना है उसमें कौन कौन से प्रांत सम्मिलित होंगे, वह जुड़ेगा रहमत अली से। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन है 51, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1905, विकल्प 2 1919, विकल्प 3 है 1929, विकल्प 4 है 1930। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, और लौटे कब? 1915 में। लौटने के बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो उन्होंने कहा कि जनता के साथ जुड़िए, तो 1 साल तक पूरे देश का भ्रमण करिए, तब आपके समझ में आएगा क्या करना है। तो उन्होंने किया और फिर 1917 में राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर चंपारण से अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ जो आंदोलन के चरण प्रारंभ में कहते हैं उदारवादी चरण है, फिर उग्रवादी चरण है ना, उसके बाद गांधीवादी चरण है। और गांधीवादी चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1919 से 1947 तक जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो 1919 से, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1918 ने 1919 से 1947 गांधी युग कहलाता है। 1893 में भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। अभी बात हुई, वहां पर कई रंग भेद एवं असमानता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। आप सबको पता होगा 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं?
प्रवासी भारतीय दिवस, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी आए थे, उसी की स्मृति में 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, प्रश्न बनता है उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, की सलाह पर 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण कर राष्ट्रीय राजनीति की तत्कालीन परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। अंततः अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ अपने सत्याग्रह प्रारंभ कर असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारतीय क्षितिज पर चमकने लगे। तो 1919 सक्रिय राजनीति में आ गए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न है 52, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। इस तरह के प्रश्न बोनस प्रश्न होते हैं, क्योंकि सरलतम प्रश्न माने जाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। दांडी मार्च उन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू किया था ना। 5 अप्रैल को नवसारी जनपद में दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने उठाया क्या, एक मुट्ठी नमक, और नमक कानून को तोड़ दिया। वहीं से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन 1920। चंपारण सत्याग्रह, जो नील बगानों में 3 कठिया पद्धति चल रही थी ना, उस करार से मुक्त करने के लिए जो अंग्रेज बगान मालिक थे वो शोषण कर रहे थे, तो उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था और वह हुआ था 1917 में। 42, 30, 20, 17। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटी? अब आप लोग खुद देख लीजिए कौन सी घटी, बताइए। चंपारण सत्याग्रह वाली घटी है ना। हाँ, तो चलिए इसमें विकल्प 4 चंपारण सत्याग्रह सही है। आगे बढ़े। प्रश्न है 53, सरदार पटेल इससे जुड़े थे। नंबर 1 बारडोली, नंबर 2 चंपारण, नंबर 3 चौरा चौरा या चौरा चौरी, नंबर 4 है वर्धा। ये सरदार पटेल हम लोग पता है 1928 में बारडोली सत्याग्रह से, बारदोली ना, इस तरह से हम लोग लिखा देखे हैं, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे। तो आइए हम लोग तेजी से जो है बारदोली सत्याग्रह का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, ताकि वहां से कोई प्रश्न बने तो हम लोग सही कर लें। क्या वहां पे काली पराज साहित्य का, फिर गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट से, इस तरह से कई प्रश्न वहां से बनते हैं। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने लगान ना देने का आंदोलन चलाया। गुजरात किसान आंदोलन में किसानों के अलावा काली पराज नामक जनजाति के लोगों ने भी सहयोग किया। यह जनजाति हाली पद्धति, एक बार परीक्षा में पूछा गया हाली पद्धति क्या है? यह बधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करने की पद्धति है। हाँ, कि अब जबरदस्ती बधुआ मजदूरी करवाई जाएगी, वो हाली पद्धति है। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनकी आबादी बारदोली में 60% है काली पराज की। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए रचनात्मक कार्यों द्वारा इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। स्थानीय नेता मेहता बंधु कौन थे? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई और केशव जी गणेश जी, एक ही नाम है केशव जी गणेश जी, ने शिक्षित काली पराज के लोगों की सहायता से काली पराज साहित्य का सृजन किया और बधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई। समझ गए? आगे चलते हैं। 1927 के बाद प्रत्येक वर्ष काली पराज सम्मेलन होता था। 1927 में सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने काली पराज का नाम रानी पराज रख दिया। काली पराज का मतलब काले लोग, लेकिन वहां काले लोग नहीं है, वन के वासी हैं, इसलिए कौन है? रानी पराज है। प्रसिद्ध नेता इस आंदोलन के नरिहर पारीख और जगत राम दवे ने हाली पद्धति के अमानवीय चेहरे को लोगों के सामने रखा, जो न केवल आर्थिक शोषण वरन यौन शोषण का भी जरिया था।
नरहर पारिक और जगत राम दवे, इन लोगों ने इस आंदोलन में महती भूमिका निभाई। इस प्रकार एक और हाली पद्धति का विरोध तो दूसरी ओर 1926 में कपास की गिरी कीमतों के बाद बारदोली में लगान की दर, एक तो ये चल रहा था मामला हाली पद्धति का विरोध का, दूसरा हुआ क्या कि कपास की कीमत बहुत तेजी से गिर गई ना आर्थिक मंदी के कारण। तो बारदोली में और सरकार ने क्या किया, 22% लगान बढ़ा दी, जिसका विरोध किसानों ने प्रारंभ कर दिया। किसान समिति के सदस्य व स्थानीय नेता वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आने का निमंत्रण दिया गया। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई ने किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जिसका समर्थन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं के द्वारा किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसमें कस्तूरबा गांधी, मुंबई की पारसी महिला मिठू बेन, भक्तिबा, मनीबेन, शारदा बेन और शारदा मेहता ने महिलाओं में जागृति लाने का सफल प्रयास किया। ध्यातव्य है कि बारदोली आंदोलन की महिलाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व का उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी बारदोली आंदोलन में उनके नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। इस आंदोलन के जनमत से बाध्य होकर सरकार ने न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा इस मामले की जांच कराई गई। जांच में लगान में वृद्धि को अनुचित बताया गया तथा बढ़ाया गया लगान 22% से घटाकर 6.03 कर दिया गया। अंततः यह आंदोलन पूरी तरह से जो अहिंसात्मक था सफल रहा। लगान 22% बढ़ाई गई थी, लेकिन वो 6.03 पर वो कम कर दिए, आंदोलन समाप्त हो गया, इनकी मांगे पूरी हो गई। प्रश्न है 54, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? नंबर 1 है एम अली जिन्ना माने मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है एम आर जयकर, चौथा है जे एल नेहरू। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पता है, लंदन में हुआ था 3, दूसरे में गांधी जी उपस्थित हुए थे। वहां पर भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए सब किया गया था। ये 3 हुए थे और प्रत्येक गोलमेज सम्मेलन में दलित प्रतिनिधि के रूप में बी आर अम्बेडकर उपस्थित रहे हैं और प्रत्येक में तेज बहादुर सप्रू उपस्थित रहे हैं। यहाँ देखिए बी आर अम्बेडकर विकल्प में है, इसलिए विकल्प 2 सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, उसमें कौन कौन उपस्थित थे, दूसरा कब से कब हुआ था, तीसरा कब से कब हुआ था, इन सब में उपस्थित कौन थे। आइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। उदारवादी दल की ओर से उदारवादी तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, बी वाई चिंतामणि, ठीक, सी वाई चिंतामणि। हिंदू महासभा से बी एस मुंजे, एम आर जयकर। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खां, मोहम्मद शफी और फजलुल हक। सिख में कौन थे? सरदार संपूर्ण सिंह। दलित वर्ग में कौन था? भीमराव अंबेडकर। आंग्ल भारतीय कौन थे? केटी तेलंग। व्यापारी कौन थे? होमी मोदी। उसके बाद द्वितीय सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कांग्रेस कोर से फर्स्ट टाइम कांग्रेस गए महात्मा गांधी। राष्ट्रवादी दल से मदन मोहन मालवीय। महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट। अन्य और कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, देखो इसमें भी हैं, उसमें भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिड़ला, देवदास गांधी, भीमराव अंबेडकर, महादेव देसाई। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, तीनों में आ गए ना। रामकृष्ण राव, नानक चंद पंडित, चौधरी रहमत अली,
इस तरह से भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोल मेज सम्मेलनों में उपस्थित रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? विकल्प 1 महात्मा गांधी, 2 है मोतीलाल नेहरू, 3 है बाल गंगाधर तिलक, 4 है जवाहरलाल नेहरू। अभी 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने चर्चा की है कि लोकमान्य, जिन्होंने महाराष्ट्र में लगान ना देने का आंदोलन चलाया था, तो वहां की जनता ने उन्हें क्या कहा था? लोकमान्य। कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? विकल्प 3 इसमें सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 56, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? नंबर 1 आचार्य कृपलानी, नंबर 2 जेएल नेहरू, नंबर 3 सरदार पटेल, नंबर 4 पी सीता रमैया। भारत छोड़ो संकल्प, भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए विकल्प 2 जेएल नेहरू सही है। आइए देखते हैं। 7 अगस्त 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन की? अबुल कलाम आजाद ने की। पंडित नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो उन्होंने बनाया था, जो थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। आइए प्रश्न 57 है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए आरंभ किया गया था? नंबर 1 पांडिचेरी, नंबर 2 जम्मू और कश्मीर, नंबर 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 4 गोवा। बताइए। ऑपरेशन विजय की बात कर रहा है। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था गोवा को मुक्त कराने के लिए, इसलिए विकल्प 4 गोवा सही है। आइए इसको समझ लेते हैं। 15 अगस्त 1955 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने क्या किया? अहिंसक आंदोलन किया और जनमत संग्रह की मांग की कि हम भारत के साथ रहेंगे, इसको जनमत संग्रह करा दिया जाए। परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चला दिया। इससे भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामतः भारतीय सेना पुर्तगाली परिक्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 55 की बात थी, कब 61 में ऑपरेशन विजय नामक कार्रवाई की। 36 घंटे से अधिक समय तक जमीनी, समुद्री, हवाई हमले हुए। पुर्तगाली सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। समझ रहे हैं? 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव को मुक्त करा दिया गया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर आइए 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए किया गया था। सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। प्रश्न है 58, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? विकल्प 1 है 1959, 2 है 1962, 3 है 1964, 4 है 1967। चीन युद्ध प्रसिद्ध है, हर इतिहास के विद्यार्थी के जबान पर रहता है, इसलिए यहां विकल्प 2 1962 सही है। आइए देख लेते हैं। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने अनअपेक्षित रूप से भारत पर आक्रमण कर दिया तथा सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस कर
लाखों वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत की ओर बढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। बेहोश होकर 9 नवंबर 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय थे जॉर्ज कैनेडी, ब्रिटिश सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे, जिसमें भारत चीन सीमा पर स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया गया था। सैनिक कार्रवाई की या सैनिक सहायता की मांग की गई। चीन ने इस भय से कि संभवतः पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों से टकराव हो जाएगा, भारतीय सीमा के अग्रिम क्षेत्रों से सेनाएं हटा ली तथा अप्रत्याशित रूप से 21 नवंबर 1962, 20 अक्टूबर को शुरू किया था, 21 नवंबर, एक महीना समझिए पूरा, कि चीन ने एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपनी नई नियंत्रण सीमा रेखा के 20 किलोमीटर क्षेत्र खाली कर दिए। समझ गए? अब ये तो रहा युद्ध प्रारंभ होने की तारीख, तिथि और समाप्त होने की तिथि। अब कारण क्या था, युद्ध क्यों हुआ ना, इसको समझ लिया जाए। 1955 के बाद चीन ने भारत से मिलने वाली सीमाओं पर अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर दी। 1956 में अक्साई चीन में सैनिक महत्व की एक सड़क बना ली। चीन ने इस सड़क का निर्माण दीर्घकालिक योजना के तहत किया था, जिसमें पाकिस्तान का स्थल मार्ग द्वारा सीधा संबंध स्थापित करना आवश्यक था, ताकि भारत के साथ चीन सदैव सौदेबाजी की स्थिति में रहे। चीन ने पाकिस्तान के साथ स्थल मार्ग को जोड़ते हुए काराकोरम सड़क का कुछ वर्ष पूर्व निर्माण किया था, जिससे युक्त योजना की पुष्टि होती है। समझ गए? 1956 से चीन भारत की हजारों वर्ग मील भूमि पर अपने दावे जताता रहा। 1956 से उसने ये दावे गलत नक्शों के प्रकाशन और भारतीय सीमाओं में अवैध घुसपैठ, सरकारी बयानों आदि के माध्यम से प्रचारित किया। वो नक्शा बनाता था, भारत के बहुत से भाग अपने नक्शे में दिखा लेता था, सरकारी बयान आते थे, हाँ अरुणाचल वाला भाग, फला भाग हमारा है, करता था। 1957-58 में सीमांत गश्ती दलों में मुठभेड़ भी हुई। तत्पश्चात 1958 में चीनी प्रकाशन था, चाइना विक्टोरियल में चीनी मानचित्र का प्रकाशन हुआ, जिसमें उत्तर पूर्व भारत के लगभग 36,000 वर्ग मील तथा उत्तर पश्चिम भारत के 12,000 वर्ग मील क्षेत्र को चीनी भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया। समझ गए? चीनी प्रधानमंत्री का मानना था भारत चीन को कभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, भारत चीन के मध्य जो सीमा है उसको निर्धारित नहीं किया गया, चाइना के प्रधानमंत्री का कहना था। तथा भारत के शिमला समझौते के अंतर्गत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई भारत तिब्बत सीमा रेखा को ही भारत चीन सीमा रेखा मानता है। दलाई लामा के शरण लेने के प्रतिरोध में चीन ने 1959 ईस्वी में लोगण तथा लद्दाख के 1200 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात 1960 में दोनों के प्रधानमंत्री स्तर तथा अधिकारिक स्तर की वार्ता हुई, जो असफल रही 1960 में। परिणामतः नेहरू सरकार ने अपनी सामरिक नीति में परिवर्तन करते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। समझ गए? दूसरी तरफ चीन भी पाकिस्तान से मैत्री संबंध स्थापित करके सितंबर 1962 में भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिसकी परिणति क्या हुई? 20 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। कारण देख लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 59, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? विजयनगर ही हम्पी है, क्योंकि विजयनगर की राजधानी विजयनगर रही है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसलिए विकल्प 2 तुंगभद्रा सही है। आगे चलते हैं। संगम के 5 पुत्रों में देख लेते हैं किसने किया। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। नदी तो पता चल गया ना हम लोगों को, लेकिन और क्या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लिया जाए ना।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे संगम के। कब किया? 1336 ईस्वी में। क्लियर। बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह करके काम्पली में शरण ली, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली को लौट डाला और दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। ये पहले काम्पली में सेवा दे रहे थे। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जो है बाद में विद्रोह यहां पर हुआ साउथ में तो भेज दिया, इन्हें दक्षिण में भेजा गया, जहां पर संत विद्यारण्य ने श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिला दिया। इन दोनों ने तुंगभद्रा नदी ना के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है। यह विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। यही तो प्रश्न था ना, हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेगोंडी भी थी। समझ गए। अपने इस साहसिक कार्य के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। प्रश्न बनता है, हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो किससे प्रेरणा ली? तो उत्तर होगा विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार सायण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ना विकल्प 1 कर्नाटक, 2 महाराष्ट्र, 3 केरल, 4 दिल्ली। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में ना। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है, इसलिए विकल्प 1 सही है। अब समझ लिया जाए, ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबद इसमें है और किसका मकबरा है, और बीजापुर के और स्थापत्य के बारे में देख लिया जाए। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के बीजापुर में 1660 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित उसी का मकबरा है, जिसका गुंबद विश्व में सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया। बीजापुर के स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वहां की जामा मस्जिद है। गोल गुंबद तो हो गया ना, हम लोगों ने बात कर ली, सबसे बड़ा गुंबद है। ये क्या है? मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। कब बना? 1660 में, बात कर ली। अब वहां का सबसे अच्छा स्थापत्य क्या है? जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण आदिल शाह प्रथम या सुल्तान अली प्रथम ने करवाया था। और इब्राहिम आदिल शाह के समय बहुत से काम हुए स्थापत्य के। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में आनंद महल, मिहतर महल, गगन महल, मलिका जहां मस्जिद और उसकी रानी ताज सुल्तान का मकबरा निर्मित हुआ। उसका अपना मकबरा इब्राहिम रौजा या रौजा इब्राहिम कहलाया, जो 2 भवन था, एक मकबरा दूसरा मस्जिद। इस पर प्रश्न बन चुके हैं, इब्राहिम रौजा है क्या ना? ये क्या है? 2 भवन है, एक मकबरा है, दूसरा मस्जिद है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर की नई राजधानी बनाया था, नौरसपुर का निर्माण कराया था। और ये हम लोगों ने पढ़ा है, अहमदाबाद के मलिक अंबर ने नौरसपुर को जला दिया था। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन है 61। सूर्य मंदिर यहां है। विकल्प 1 है पुरी, 2 है अजमेर, 30 है कोणार्क और चौथा है खजुराहो। तो हम लोग तो पढ़ते ही है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ना उड़ीसा में है। यहां देखिए विकल्प 3 है भी कोणार्क। समझ गए? आइए आगे देखते हैं इसको। उड़ीसा के पुरी जिले में, किस जिले में है? पुरी में चंद्रभागा नदी के तट पर, किस नदी के किनारे? चंद्रभागा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है और यह किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। इसका निर्माण कब हुआ था? 13वीं शताब्दी 1250 ईस्वी में। किसने करवाया था? गंग वंश के राजा थे
नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था? कई बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, किस वंश के थे? गंग राजाओं ने, ये विकल्प में था। गंग राजा के अलावा अगर नरसिंह देव प्रथम आ जाए उसको टिक कर देना है। इसकी शैली क्या है? एक कलिंग वास्तुकला, उसकी उदाहरण है। इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे काला पैगोडा कहाँ है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही काला पैगोडा है। समझ गए? इस मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो दिन के 12 जोड़ी माने 24 पहिए हैं तो दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। 7 घोड़े खींचते हैं तो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। एक किंवदंती है, एक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कोढ़ रोग था, कुष्ठ था, जिसे सूर्यदेव ने ठीक कर दिया था। इसके बाद सांब ने सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और यह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी। समझ गए? आगे बढ़ा जाए, चलिए। झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? नंबर 1 नागालैंड, विकल्प नंबर 2 छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर 3 छोटा नागपुर, विकल्प नंबर 4 महाराष्ट्र। झूमर नृत्य के बारे में है तो ये विकल्प 3 छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर से जिले जुड़े हुए जो स्टेट हैं वहां पर झूमर नृत्य होता है। ये झूमर है, घूमर नृत्य नहीं है। घूमर राजस्थान का है, ये झूमर है। समझ गए? झूमर है झूमर लोक नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है। यह छोटा नागपुर के इंडो आर्यन जाति समूह सदान का लोक नृत्य है। आ गया ना छोटा नागपुर, और ये सब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब वहीं जुड़े हैं। वहां की एक इंडो आर्यन जाति समूह है सदान, उसी का है। इस नृत्य में संगीत, वाद्य यंत्र, मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी का प्रयोग होता है। इस नृत्य में कलाकार एक पंक्ति में हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, दोहे गाते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, अपने हाथों से ताली बजाते हैं, कभी कभी समयबद्ध छलांग लगाते हैं, एक साथ कूदते हैं। समझ गए? ये है आपका प्रश्न नंबर 63। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 तमिलनाडु। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है? गुजरात में है, इसलिए विकल्प 1 सही है। इसलिए इस तरह से हम लोगों ने जो है वर्ष 2004 में जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसमें आए सभी प्रश्नों पर परिचर्चा कर ली है। और इस परिचर्चा से आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त हुआ होगा। आप लोग पूरी क्लास को देखिए और उस क्लास से आपको परीक्षा उपयोगी जानकारी मिल रही है, इसको लाइक करिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी तथ्य और जो है किसी भी बिंदु पर समझने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट द्वारा मुझे अवगत कराइए। मैं आप लोगों को तत्काल सही और समुचित जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि गैमेट स्टडी सेंटर का जो पूरा नाम है गाइड एंड मोटिवेट एवरी टाइम, तो प्रत्येक समय गैमेट आपके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है 3 क्लास 2004 की हुई थी उसमें बने रहें, इसलिए फिर से थैंक यू सो मच।